Hello everyone, this is Ekta and welcome back to my YouTube channel Expressive Commerce. लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ टिप्स दिए थे केस स्टडीज़ को सॉल्व करने के लिए और आज की वीडियो में मैं उन्हीं टिप्स के अकॉर्डिंग आपको ये बताऊंगी कि केस स्टडी को आपको एक्चुअली कैसे अटेम्प्ट करना है और उनको कैसे सॉल्व करना है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं केस स्टडी फर्स्ट के साथ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें केस स्टडी स्टार्टिंग से नहीं पढ़नी है, जो केस स्टडी के लास्ट में क्वेश्चन दिया है हमने उसके साथ स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, शायद हमें चैप्टर का हिंट जो है वो क्वेश्चन में ही मिल जाए। सो द क्वेश्चन इज द अबव पैरा डिस्कसेस सम ऑफ द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द स्टेप्स। हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि 12 चैप्टर्स हमने पढ़े हैं और ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहा है, यानी कि देयर आर 5 मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये उन पांचों में से किसी एक फंक्शन के बारे में है और हमें उस फंक्शन के स्टेप्स बताने हैं। एंड सेकंड में हमसे पूछा है कि वो स्टेप्स दैट हैव नॉट बीन डिस्कस्ड इन दिस पैराग्राफ। इसमें बताने वो स्टेप्स जो इस पैराग्राफ में जिनकी बात हो रही है और सेकंड में जो इसमें डिस्कस नहीं किए गए हैं वो। आइए पढ़ते हैं कि एक्चुअली ये कौन से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहा है। विनबर लिमिटेड सेटअप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट भिवाड़ी इन हिमाचल टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिक गीजर्स एंड सप्लाई देम टू डीलर्स ऑल ओवर द कंट्री। देयर प्रोडक्शन टारगेट वाज 500 गीजर्स पर वीक। जो टारगेट था हमारा वो था 500 गीजर्स बनाने हमें एक वीक में, और मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि जो वेरिएशन है प्रोडक्शन में वो 10 यूनिट का एक्सेप्टेबल है, यानी कि अगर 510 बन जाते हैं या 490 के आसपास बन जाते हैं तो इतना वेरिएशन एक्सेप्टेबल है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट वीक, एक हफ्ते बाद क्या हुआ, 450 गीजर्स बने हैं, ठीक है। सेकेंड वीक में बने हैं 470 गीजर्स और फिर नेक्स्ट वीक में बनते हैं 460 गीजर्स, यानी कि जो वेरिएशन है वो 10 यूनिट से ज़्यादा का आ रहा है। ऑन इन्वेस्टिगेशन जब उन्होंने चेक किया तो उन्हें पता चला कि ये जो फ्लक्चुएशन आ रहा है प्रोडक्शन में 50 यूनिट्स का, 30 यूनिट्स का, 40 यूनिट्स का, तो ये इस वजह से था क्योंकि रेगुलर सप्लाई नहीं मिल रही थी इलेक्ट्रिसिटी की। ड्यू टू इरेगुलर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी द प्रोडक्शन इज गेटिंग हैम्पर्ड। तो अब ये हमसे पूछ रहा है कि कौन से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात है। अब आप ध्यान से देखिए कि उन्होंने पहले प्रोडक्शन टारगेट सेट किया, उसके बाद उन्होंने प्रोडक्शन जो भी हो रहा है उसको नोट किया कि 450 हुआ, 470 हुआ, फिर 460 हुआ, और एट द एंड उन्होंने चेक किया कि वो प्रोडक्शन क्यों कम हो रहा है। तो जब उन्होंने चेक किया तो उन्हें रीज़न भी मिल गया। ये हम करते हैं इन द लास्ट स्टेप ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो कि है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, टारगेट सेट करते हैं या स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या जो भी हमने गोल्स सेट किए हैं वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और फिर अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर किस वजह से नहीं हो रहे हैं। फंक्शन हमें पता चल गया कि ये कंट्रोलिंग की बात हो रही है। जब आप आंसर लिखेंगे तो आप लिखेंगे द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज़ कंट्रोलिंग। ओके, यहाँ पर मैंने इसको हाईलाइट किया है, आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं या फिर आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। And the steps in the process of controlling discussed in the above para are setting performance standards। उन्होंने सेट किया था कि 500 बनाने हैं, उसके बाद उन्होंने मेजर किया, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, और फिर उन्होंने ये देखा कि वो एक्चुअल उतने बने क्यों नहीं, एनालाइजिंग द डेविएशंस, जो भी कम ज़्यादा हुए बने हैं वो क्यों बने हैं। ये तीनों चीज़ों के बारे में पैराग्राफ में बात हो रही है, यानी कि जो पूरा आंसर है वो हमें ऑलमोस्ट इसमें से ही मिल गया है। और उसके बाद आप इन तीनों स्टेप्स को एक्सप्लेन कर देंगे, ज़्यादा नहीं, 3 to 4 लाइन्स में एक्सप्लेनेशन देना है आपको, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है एक्सप्लेनेशन के लिए। और उसके बाद जो इसका बी पार्ट है उसमें आपको बताना है कंट्रोलिंग के वो स्टेप्स जो इस पैरा में डिस्कस नहीं हुए। कंट्रोलिंग जो भी स्टेप्स बच जाते हैं वो आप लिख दीजिए। कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, इसके बारे में कोई बात नहीं हुई है क्वेश्चन में, और कोई उन्होंने करेक्टिव एक्शन भी नहीं लिया कि मतलब अगर कम प्रोडक्शन हुआ है तो उसको आप ठीक करने के लिए क्या करें, तो इस बारे में क्वेश्चन में कोई बात नहीं है। उसके बाद आप इन दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इतना काफ़ी है आपके क्वेश्चन के लिए। एक और इनडायरेक्ट क्वेश्चन का एग्जांपल मैं आपको देना चाहती हूँ, दैट इज़ द केस स्टडी 2। इसमें आपको क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन एनी 6 फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिसीजन
दैट determines द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्नड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड टू बी रिटेन्ड इन द बिजनेस। सो हमें पता है कि जो डिसीजंस हैं फाइनेंशियल डिसीजंस वो कितने टाइप के होते हैं, 3। सो उसमें से हमें बताना है कि ऐसा कौन सा डिसीजन है, यहाँ पे आपको उस डिसीजन का नाम नहीं दिया, उसके बारे में कुछ बताया गया है, जो ये डिटरमाइन करता है कि जो प्रॉफिट हुआ है कंपनी को वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है शेयर होल्डर्स में या फिर उनको बिजनेस में ही रिटेन करके रखना है। सो ये किस डिसीजन के अंडर में आता है, ये आता है डिविडेंड डिसीजन के अंडर में। सो वी जस्ट हैव टू राइट इट that the decision that determines the amount of profit earned to be distributed and retained in the business is dividend decision। और उसके बाद उन्होंने 6 फैक्टर्स पूछे हैं और वो फैक्टर्स आप कोई से भी 6 फैक्टर्स लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये 6 लिखे हैं, ठीक है। सो इनको लिख के और फिर आप इनको 3 to 4 लाइन्स में एक्सप्लेन कर देंगे और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो और आपका जो केस स्टडी का कॉन्सेप्ट है वो और बेटर हो गया हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।